यस क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 जो है वो बोर्ड पैटर्न के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग 8 मार्क्स का है। 8 नंबर का ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें से 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा और उसके अथवा में कोई तुम्हें अल्टरनेट नहीं मिलेगा। मतलब ये चैप्टर 8 नंबर का है। 8 का मतलब है 6+2। एक प्रश्न आता है 6 नंबर का, एक आता है 2 नंबर का, और जो 6 नंबर का प्रश्न आएगा उसके अथवा में तुम्हें कोई विकल्प नहीं मिलेगा। जैसे सेकंड और थर्ड चैप्टर के अथवा में एक क्वेश्चन करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक अल्टरनेट रहता है कि तुम सेकंड चैप्टर कर लोगे, थर्ड चैप्टर कर लो। ओके, फिर चैप्टर के 20 पेपर के 20 सेक्शन में जो रेशियो एनालिसिस का न्यूमेरिकल आएगा 6 नंबर का, उसमें भी क्या रहेगा, और एक इंटरनल चॉइस रहती है कि दोनों में से कोई भी कर ले। बट न्यूमेरिकल नंबर 5 का जो 6 नंबर का सवाल आएगा, 8 के अंदर 6 नंबर का एक सवाल आएगा, 2 नंबर का एक, तो जो 6 नंबर का आएगा उसमें तुम्हें कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। वो एक प्रश्न आएगा और वही तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि इसके अथवा में कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बाकी सब में तो क्या है, एक अल्टरनेट रहता है कि हाँ ये नहीं तो चलो ये कर लेते हैं, ये नहीं तो ये कर लेते हैं। मैं यहाँ कंपल्सरी क्वेश्चन होगा ये पेपर का, ये तुम्हें अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, और ये 6 नंबर का और आएगा। चलिए अब देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, क्या कंसेप्ट है इसमें। अभी थ्योरी चलेगी कम से कम 2-3 दिन, तो ये थ्योरेटिकल मैटर आएगा। चैप्टर लेंदी चैप्टर है ये। कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, कंपनी लेखे अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कंपनी क्या है, कंपनी का अर्थ क्या है, कंपनी का परिभाषा क्या है। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यक्तियों का समूह है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके किसी कार्य को क्या करता है, कंप्लीट करता है, किसी कार्य का क्या करता है, संपादन करता है। तो कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण किसी व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके निर्मित किया जाता है। मतलब आपको कोई भी काम करना है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप ऐसा नहीं कि हाँ आपके मन में आई, आपने कहीं भी क्या लगा लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज किया और काम स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहली बात तो कंपनी में बहुत पूंजी लगती है, एक बड़ा अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कई लोग मिलकर क्या करेंगे, काम करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि आपको एक सरकारी प्रक्रिया, एक कानूनी प्रक्रिया से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करके ही आप अपनी कंपनी क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। ओके, अब आता है कंपनी अधिनियम। अभी पहले चलता था कंपनी अधिनियम 1956। ओके, अब चलता है कंपनी अधिनियम 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले का अधिनियम 1956, इस अधिनियम या इससे पहले वाले अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसे क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। तो इसका मतलब कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन होना क्या है, अनिवार्य है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस अधिनियम 2013 या इससे पहले वाले अधिनियम 1956 के अंदर जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी संगठन क्या माने जाएंगे, कंपनी माने जाएंगे। ओके, ये तो है कंपनी एक्ट की परिभाषा कि ऐसा कोई भी समूह है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसने अपने आप को इस अधिनियम में या इससे पहले वाले अधिनियम में क्या करवा लिया है, रजिस्टर्ड करवा लिया है, पंजीकृत करवा लिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। अब एक सामान्य भाषा में, एक जनरल लैंग्वेज में इसे क्या बोलेंगे, कंपनी विधान, विधान मतलब कानून, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। एक तो होता है प्राकृतिक व्यक्ति, हम प्राकृतिक व्यक्ति हैं। एक होता है कृत्रिम व्यक्ति, जिसे भगवान ने तो नहीं बनाया मगर जिसे देश के कानून ने क्या किया है, बनाया है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व अपने मालिकों से एकदम क्या रहता है, अलग रहता है, और जिसकी अपनी क्या होती है, एक सार्वमुद्रा होती है। और कंपनी का अपने मालिकों से पृथक अस्तित्व है। देखो ये परिभाषा जो है ना, ये लास्ट में जो पैराग्राफ में लिखी है, ये एक गुड डेफिनेशन है। अब मोस्ट ऑफ यही परिभाषा काम भी लेते हैं जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अपने मालिकों से एकदम अलग अस्तित्व है और जिसकी अपनी क्या है, एक सार्वमुद्रा है। अलग अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? अलग अस्तित्व का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा कॉरपोरेट हाउस देख लो, जैसे रिलायंस को देख लें। ओके, अब रिलायंस के जो एस्टेब्लिश था, रिलायंस की जो स्थापना थी, वो धीरू भाई अंबानी ने की। तो धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी को क्या किया, स्टार्ट किया। ओके, फिर उसकी डेथ हो गई।
तो अगर हम ये माने कि कंपनी और उसका मालिक एक ही है, तो अगर धीरू भाई अंबानी की डेथ हो जाती है तो उसका मतलब है कि कंपनी को भी उसके साथ समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये सामान्य मान्यता है कि कंपनी और उसका मालिक एक ही है, तो भाई कम मालिक मर गया तो इसका मतलब कंपनी को भी क्या हो जाना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था। या कई बार लोगों के बिज़नेस क्या हो जाते हैं, कंपनियां फेल हो जाती हैं, तो हम कहते हैं मालिक मर थोड़ी जाएगा, वो अपना कोई और नया काम कर लेगा। तो इसका मतलब कंपनी के मरने से मालिक के मरने का, मालिक के मरने से कंपनी के मरने का कोई भी संबंध नहीं है। तो कंपनी का अपने मालिकों से, अपने सदस्यों से अस्तित्व, अपनी पहचान क्या है, एकदम अलग है। वो अपने ही नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। मालिक के होने या नहीं होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, धीरू भाई अंबानी मर गया तो मुकेश अंबानी ने क्या कर लिया, उसे टेक ओवर कर लिया, उसे संभाल लिया। तो डजेंट मैटर कि कौन है मालिक, कौन है, कंपनी अपनी जगह पर इस्टेब्लिश है, वो अपना काम कर रही है। प्लस कंपनी की एक सार मुद्रा, सार मुद्रा का मतलब क्या होता है, सार मुद्रा मतलब स्टैंप होता है, स्टैंप, कि हर कंपनी की एक सार मुद्रा होती है, एक स्टैंप होती है, जहाँ भी कंपनी के हस्ताक्षर चाहिए। एक तो होता है कि मैं साइन करूँ, आप साइन करो, एक होता है कंपनी को साइन करना है। अब कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि साइन कर दे, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन साइन नहीं कर सकता। तो जहाँ भी कंपनी के साइन की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ कंपनी की जो स्टैंप लगा दी जाएगी। स्टैंप का मतलब होगा कंपनी ने क्या कर दिया, इस बात को प्रमाणित कर दिया, कंपनी ने अपनी मोहर लगा दी है, कंपनी ने इस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। जैसे अपने स्कूल में है, अब स्कूल में भी क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल सर साइन करेंगे तो वहाँ पे स्कूल का क्या लगता है, कई जगह स्टैंप भी लगता है। जैसे आपकी कॉपी चेक होती है, तो वो कॉपी, वो स्कूल क्या कर रहा है, उस कॉपी को क्या कर रहा है, ओके कर रहा है कि हाँ बच्चे का काम कंप्लीट है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टैंप लग जाएगा, जिसका मतलब स्कूल ने क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि काम यहाँ तक क्या कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। तो स्कूल कौन सा साइन करने आएगा, तो स्कूल की तरफ से वो स्टैंप क्या करेगा, काम करेगा। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अस्तित्व अपने मालिकों से एकदम अलग है और जिसकी अपनी एक सार मुद्रा है, अपनी एक आइडेंटिटी है। अब आती है कंपनी की विशेषताएं। देखो कंपनी की विशेषताएं क्या है, अगर तुम्हें कंपनी की परिभाषा याद है तो तुम विशेषताएं आराम से बना लोगे। नंबर 1, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक समामेलित संस्था है। समामेलन जो वर्ड है, इनकॉर्पोरेशन, समामेलन का मतलब होता है व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, कि गवर्नमेंट ने आपको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दे दिया है ना, तो उससे क्या, इस रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है, समामेलन क्या है, एक अलग चीज़ है। तो समामेलन का मतलब है कि आपको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र क्या है, प्राप्त हो चुका है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक ऐसी संस्था है जिसे क्या मिला है, व्यापार का कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उसे कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिल चुका है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यस वी नो, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल है कंपनी, नेचुरल पर्सन नहीं है। नंबर नेक्स्ट, देखो परिभाषा से निकल के आ गई सारी बातें। कंपनी का अस्तित्व अपने मालिकों से एकदम क्या है, अलग है। यस, मालिक के होने या नहीं होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मालिक बदल भी रहा है तो डजेंट मैटर, कंपनी अपनी जगह पर क्या करेगी, स्टैंड करेगी। फिर नेक्स्ट, कंपनी का संचालन जो है वो संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, कंपनी के संचालन को चलाते हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी है, मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है तो ठीक है, अंबानी उसका मालिक है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक अलग चीज़ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ चुने हुए व्यक्तियों का एक समूह है, वो क्या करता है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, पूरे सिस्टम को चलाता है। और नेक्स्ट, कंपनी की अपनी क्या एक सार मुद्रा है, सार मुद्रा एक स्टैंप है, जिसे कंपनी अपने हस्ताक्षर करने के लिए क्या लेती है, काम में लेती है। तो अगर किसी को परिभाषा भी याद है ना, तो वो विशेषताएं बना देगा, ये कोई बड़ा खेल नहीं है। कि परिभाषा में जो लिखा वो सबको अलग 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 टुकड़ों में कर दिया तो विशेषता बन गई। कंपनी एक समामेलित संस्था है, अधिनियम के अंतर्गत कृत्रिम व्यक्ति है। उसके बाद कंपनी का अस्तित्व मालिकों से अलग है, एक संचालक मंडल क्या करेगा, इसे ऑपरेट करेगा, और हर कंपनी की क्या रहती है, अपनी एक सार मुद्रा रहती है। ओके, तो ये तो हो गई कंपनी की डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। चैप्टर अभी थ्योरेटिकल चलेगा भी, क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर की बहुत ही लेंथी थ्योरी है, और ये न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं कुछ बातें तो क्या ली जाएंगी, काम में भी ली जाएंगी। चलिए, अभी हमने इतना ही पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है। ये आपने आई थिंक 11th क्लास के अंदर बीएसटी में ये चैप्टर आता है, जहाँ तक मुझे पता है। बच्चे बताते हैं कि 11th क्लास की बीएसटी में ये चैप्टर है कंपनी। वहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ा, यहाँ पे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इसके समझने पड़ेंगे। अब आता है टाइप ऑफ कंपनीज़, कंपनी के प्रकार कितने हैं। टाइप ऑफ कंपनी में सबसे पहले आती है सिंगल पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262, ये अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो आप सेक्शन याद रखिएगा भाई। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक परिभाषा पूछी जाती है तो अगर सेक्शन लिखते हैं तो उसका थोड़ा इंप्रेशन क्या रहता है, अलग रहता है। अधिनियम की धारा 262 के अनुसार ऐसी कंपनी जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य है और
कंपनी का समामेलन निजी कंपनी के रूप में हो तो वो क्या कहलाती है, एक व्यक्ति कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी जिसमें एक ही व्यक्ति मेंबर है, एक ही मालिक है, और वही वो कंपनी जो है वो एक निजी कंपनी के रूप में क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, एक व्यक्ति कंपनी बोल देते हैं। ओके। वैसे सामान्यतः एक कंपनी का इतना ट्रेंड नहीं रहता, ट्रेंड मामला क्या चलता है, या तो निजी कंपनियां होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है। एक सदस्य है, एक सदस्य का मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा विनियोग एक व्यक्ति ने किया है, तो ये बहुत कम पॉसिबल रहता है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा जो है वो स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर ले, अरेंज कर ले। तो सामान्यतः हम जो देखते हैं बाज़ार में वो निजी कंपनियों के रूप में या सार्वजनिक कंपनियों के रूप में जाने वाली कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड, निजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखा था ना, एक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जिनके साथ प्राइवेट लिमिटेड जुड़ जाता है वो निजी कंपनियां मानी जाती है। अधिनियम की धारा 213, अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी से आशय, कैसी कंपनी से है, निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो निम्न शर्तों को पूरा करती है, जो नीचे बताई गई शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है, निजी कंपनी कहलाती है। नंबर 1, कंपनी की न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, मतलब कंपनी में कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, ज़्यादा कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे है, अंशों के हस्तांतरण पर क्या रहता है, पूर्ण प्रतिबंध रहता है। अंशों के हस्तांतरण पूर्ण प्रतिबंध का मतलब होता है कि आप अपने अंश अपनी मर्जी से किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अंश किसी लिमिटेड पर्सन के पास रहेंगे, वही इन अंशों को क्या कर सकते हैं, आगे से आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी के पास शेयर है, वो हर आदमी क्या कर सकता है, अपने शेयर आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, नहीं। अंशों के हस्तांतरण पर क्या रहता है, प्रतिबंध रहता है, आप अपनी मर्जी से आगे किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप में। सदस्य संख्या जो है वो न्यूनतम 2 व अधिकतम 200 तक क्या कर दी गई है, सीमित रखी गई है। सदस्य संख्या कम से कम 2 व ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक मेंबर हो सकते हैं। और कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना क्या माना जाएगा, जरूरी माना जाएगा। तो ये विशेषता भी मान लो, परिभाषा ही मान लो, न्यूनतम पूंजी 1 लाख, अंशों के हस्तांतरण पर क्या रहता है, प्रतिबंध रहता है, सदस्य संख्या मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और प्राइवेट लिमिटेड नाम लगाना जरूरी रहेगा। अब आती है सार्वजनिक कंपनियाँ। सार्वजनिक कंपनी धारा 271 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो इन कंडीशंस को क्या करती है, पूरा करती है। जैसे मिनिमम कैपिटल क्या रहती है, मिनिमम कैपिटल रहती है कितनी, 5 लाख। ओके। मेंबर, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, ज़्यादा कितने ही मेंबर हो सकते हैं। और एक निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है वो भी क्या बन जाएगी, सहायक कंपनी ही बन जाएगी। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो किसी सार्वजनिक कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी के अंदर क्या हो गई, मर्ज हो गई है, तो वो निजी कंपनी अब क्या मानी जाएगी, सार्वजनिक कंपनी ही मान ली जाएगी। उसका अपना अस्तित्व खत्म है और वो सार्वजनिक कंपनी के नाम से क्या की जाएगी, जानी जाएगी। और नेक्स्ट, अंशों के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप अपने शेयर किसी को भी कैसे आगे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये लीजिए, ये तो हो गई टाइप ऑफ कंपनी कि कंपनी कितने प्रकार की, एक व्यक्ति वाली कंपनी है, एक निजी कंपनी है और एक सार्वजनिक कंपनी। ज़्यादातर अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर का क्वेश्चन आने का थोड़ा चांस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें हैं, इनमें तुम्हें इनका रट्टा ही मारना पड़ेगा कि इसकी पूंजी 1 लाख है, उसकी पूंजी 5 लाख है, उसमें मिनिमम मेंबर इतने हैं, उसमें मिनिमम मेंबर इतने हैं। तो ये तुम्हें ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा, इसमें तुम अगर चाहो कि कुछ चेंज कर दें या कुछ जोड़ दें तो ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें इसी फॉर्मेट में यूँ याद करोगे इन सब बातों को। अब आता है कंपनियों का वर्गीकरण, कि कंपनियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, ठीक है। अब अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब क्या है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी किसे बोलते हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जिसमें उनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की बकाया राशि तक ही सीमित रहता है, वो क्या कहलाती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि मान लीजिए आप में से किसी के पास किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर हैं, 1 लाख रुपए के शेयर आपने कंपनी से खरीदे। 1 लाख में से कंपनी ने तुमसे 80,000 रुपये तो कॉल कर लिए, तुमसे मांग लिए 80,000 रुपये, तो दैट मीन आपका 80,000 तो पेड अप है ना, तो 20,000 क्या रह गया, अनपेड रह गया। तो इन फ्यूचर कंपनी जब भी आपसे पैसा मांगेगी तो आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने रुपए की बनती है, 20,000 की बनती है। आप 20,000 से ज़्यादा कोई पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, 80,000 पेड है, 20,000 क्या है, अनपेड है। तो कंपनी आपसे 20,000 रुपये का अनपेड पैसा क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है। तो वो होगी अंशों द्वारा सीमित, मतलब आपका दायित्व
आपके खरीदे गए अंशों तक क्या है, सीमित है, आप उससे ज़्यादा पैसा कंपनी को नहीं देंगे। तो अधिनियम की धारा, या ये सेक्शन याद रखना भाई, अधिनियम की धारा 222 के अनुसार एक कंपनी जो है जिसमें सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों की बकाया तक सीमित है, वो क्या कहलाती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। अंशों की बकाया मतलब जितना पैसा अनपेड है बस वही कंपनी आपसे मांग सकती है, और उससे ज़्यादा पैसा आप कंपनी को देंगे भी नहीं। एक होती है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, इसका भी सेक्शन याद रखना पड़ेगा, सेक्शन है 222 सब सेक्शन 21। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 21 के अनुसार ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जो कंपनी के समापन के समय अंशदान करने का क्या करते हैं, वचन करते हैं। अब इसमें क्या है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास लाख रुपए के शेयर हैं, ओके, बट आपने कंपनी को ये कमिटमेंट किया है कि अगर कंपनी क्या चली जाती है, डिसोल्यूशन में चली जाती है, समापन के अंदर चली जाती है, कंपनी दिवालिया होने को कंडीशन में आ जाती है आपके मेंबर रहने तक, या आपकी मेंबरशिप छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी दिवालिया हो जाए या कंपनी बंद हो जाए, तो आप 1 लाख रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, तो 1 लाख के तो आपने शेयर ही खरीद रखे हैं। उसके अलावा आप कंपनी को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा और देंगे, या आपने क्या ले रखी है, गारंटी ले रखी है। तो ये गारंटी कब काम करेगी ना, ये अभी 12th क्लास में तो थोड़ा इतना वाइड लेवल पे नहीं है, आगे जाके आएगा कि इसमें टाइम लिमिट भी रहता है, ये फर्स्ट ईयर में आएगा कॉलेज में जाके, कि आप जब तक मेंबर रहेंगे तब तक आपसे क्या आप पैसा दे सकते हैं गारंटी वाला, या आपकी मेंबरशिप छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी समापन में चली गई तो आप कुछ एक्स्ट्रा मनी कंपनी को क्या कर देंगे, और कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसे बोलते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। जैसे मैंने गारंटी ले ली कि ठीक है भाई मेरे को इतना पैसा देना था, ये तो मैंने दे दिया, ये तो बनता भी था मेरा भाई, इसके अलावा मैं इतने रुपए की गारंटी और देता हूँ, बट ये गारंटी तब होगी, ये एक्स्ट्रा मनी मैं तभी दूंगा जब मेरे रहने तक या मेरे जाने के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी क्या हो जाती है, समापन में चली जाती है, तो मैं इतना पैसा कंपनी को क्या कर सकता हूँ, और दे सकता हूँ। आगे नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 282 कितनी है ये, 292, अधिनियम की धारा 292 के अनुसार अब असीमित कंपनी आएगी जिसमें सदस्यों का दायित्व की कोई भी सीमा नहीं है, वो असीमित कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों के दायित्वों की कोई भी सीमा नहीं है, वो असीमित। अब ये ऐसी कंपनियां नेचुरली देखने को नहीं मिलती। हम अगर सड़क पे जाएं या पेपर में देखें या कहीं होर्डिंग रोड पे लगा हुआ देखें कहीं भी, तो हम लिमिटेड कंपनी पढ़ते हैं ना, या ये स्टील लिमिटेड कंपनी, टाटा लिमिटेड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड नाम ही सुना है हमने, तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कंपनी के साथ अनलिमिटेड वर्ड जोड़ दिया हो कि फ़लाँ फ़लाँ अनलिमिटेड कंपनी। हम देखते भी नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा कौन आदमी है जो किसी अनलिमिटेड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें आपको बोला जाए कि आप 1 लाख रुपये के शेयर खरीद लें, फिर आपने 1 लाख रुपया दे दिया, फिर थोड़े दिनों बाद आपको बोलते हैं कि साहब आपको तो 10 लाख रुपये और देने हैं, या आपको तो 5 लाख रुपये और देने हैं। तो इट्स नॉट फेयर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जितने रुपए के शेयर मैंने दिए उतने पैसे मैंने दे दिए और इसके बाद एक्स्ट्रा मनी और भरी जाए, तो ऐसा तो असीमित कंपनी में ही हो सकता है। और व्यवहार में ऐसी कंपनियां देखने को नहीं मिलती है जिसमें सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। तो 3 कंपनी है। सीमित कंपनी का मतलब आप उतना ही पैसा देंगे जितने आपने शेयर खरीदे हैं बकाया तक। गारंटी का मतलब आप जितने शेयर खरीदते हैं उससे ज़्यादा पैसा आप दे सकते हैं, पर उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन लागू की जाएगी। और असीमित कंपनी का मतलब है आपके दायित्व की कोई भी सीमा नहीं है, आपसे कंपनी कितनी भी मनी क्या करवा सकती है, कॉल करवा सकती है। ओके, अब आता है कंपनी की अंश पूंजी। अब अंश पूंजी क्या है, शेयर कैपिटल, ये अपना पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे घूमने वाला है। हम पूरे चैप्टर में अंश पूंजी इसी को बार बार पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर है ये। देखिए अंश पूंजी का क्या मामला है। कोई भी कंपनी जब मार्केट में एस्टेब्लिश की जाती है तो कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर या सब कुछ सुविधाएं जुटाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा क्या किया जाता है, पैसा मार्केट से अरेंज किया जाता है, बाज़ार से पूंजी क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है सामान्य जनता से। अब सामान्य जनता पैसा क्यों देगी, सामान्य जनता पैसा देगी किस नाम से। मान लीजिए आपने कोई कंपनी इस्टेब्लिश की, आपको उसमें पैसा लगाना है, आपके पास एक लिमिट है, आपने वो पैसा लगा दिया, मगर अभी कैपिटल और रिक्वायर्ड है, अभी कैपिटल और रिक्वायर्ड है, तो कंपनी लॉ बोर्ड क्या देता है, इसकी परमिशन देता है कि आप अपनी कंपनी की टोटल कैपिटल, मतलब जितना आपका कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसे मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। किसके नाम से, कैपिटल के नाम से, अंश पूंजी के नाम से। तो अब ये अंश पूंजी बाजार में बिकेगी कैसे, कैसे बेचा जाएगा ये शेयर। आप कह रहे हैं कि आपने कह दिया कि साहब मेरी कंपनी की जो प्रोजेक्ट है वो 5 करोड़ रुपए का है, मैं 5 करोड़ रुपये कैपिटल बाजार में बेच रहा हूँ,
तो आप 5 करोड़ रुपया कैसे बेचोगे? अगर 5 करोड़ रुपया जेब में होता तो उसे बेचने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो मेरा काम भी स्टार्ट कर लेता। तो मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, बट मुझे 5 करोड़ जनता से क्या करना है? अरेंज करना है। तो मैं उन्हें हिस्सेदारी दूंगा। मैं कहूँगा आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? कंपनी में हिस्सा मिलेगा। तो जब मैं लोगों से पैसा इनवाइट करूँगा, लोगों से पैसा लूँगा, तो मुझे उन्हें बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा। कोई ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिससे ये प्रमाणित होता है कि उस व्यक्ति ने कंपनी में क्या लगाया है? पैसा लगाया है। तो कंपनी क्या करती है? अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेती है? डिवाइड कर लेती है। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े क्या बन जाते हैं? कंपनी के अंश बन जाते हैं। इन टुकड़ों को बाजार में क्या किया जाता है? फिर बेच दिया जाता है। तो अंश पूंजी से आशय उस राशि से है जिसे एक कंपनी अंशों के निर्गमन द्वारा क्या करती है? एकत्रित करती है। तो पूंजी है कि जो शेयर अंश के माध्यम से आएंगे वो अंश पूंजी। अब अंश क्या है? अंश का आशय पूंजी की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात जब कंपनी अपने पूंजी को टुकड़ों में विभाजित कर देती है तो हर एक टुकड़ा क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। अंश निकालने का एक फॉर्मूला है कि अंश कैसे आता है। कंपनी की टोटल कैपिटल में, जैसे कंपनी की कैपिटल है 5 लाख रुपए, कंपनी की टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपए, जिसमें एक अंश जो हम आपको बेचेंगे उस एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। तो 5 लाख रुपए की पूंजी और एक शेयर जो आपको बेचा जाएगा उसकी कीमत 100 रुपये है। इसका मतलब कंपनी के शेयर कितने हो गए? 5,000 शेयर हो गए। मतलब कंपनी ने अपनी टोटल 5 लाख की कैपिटल को 5,000 टुकड़ों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और हर टुकड़े की कीमत कितने रुपए है? 100 रुपये है। तो जो आदमी कंपनी का एक शेयर खरीदेगा उसे 100 रुपये देने पड़ेंगे। और कंपनी के जब 5,000 टुकड़े पूरे बिक जाएंगे तो इसका मतलब कंपनी ने 5 लाख रुपये मार्केट से क्या कर लिए हैं? इकट्ठे कर लिए हैं। तो अंश पूंजी क्या है? लोगों से पैसा निकलवाने का एक तरीका है कि पूंजी लेनी है तो पूंजी किस नाम से लें? पूंजी अंश के नाम से लेंगे। मैं बोलूँगा कि साहब आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और मैं आपको हिस्सा दूंगा, इसके बदले में आपको एक शेयर मिलेगा। वो शेयर इस बात को प्रमाणित करेगा कि आपने मेरी कंपनी में क्या लगाया है? पैसा लगाया। तो हर एक शेयर की क्या रहती है? कीमत रहती है 10 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये। तो आप एक शेयर खरीदेंगे तो 10 रुपये, दो खरीदेंगे तो 20 रुपये, अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो अंश क्या है? अंश पूंजी का एक टुकड़ा है और वो टुकड़ा मार्केट में क्या किया जाएगा? सेल आउट किया जाएगा। ओके, अब आते हैं अंशों के प्रकार कि अंश कितने प्रकार के हैं। सामान्यतः बाजार में जो शेयर चलते हैं वो 2 टाइप के बताए गए हैं। एक तो होते हैं पूर्वाधिकार अंश और एक होते हैं समता अंश। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। पूर्वाधिकार का मतलब क्या है? पूर्वाधिकार का मतलब होता है ऐसे अंश जो जिन पे पूर्व अधिकार, देखो वर्ड पूर्व अधिकार मतलब पहला अधिकार, जिन शेयर होल्डर को मतलब अंश के स्वामी को, जिन शेयर होल्डर को कंपनी ने पूर्व अधिकार दिया है उनके शेयर का नाम ही क्या हो गया? पूर्वाधिकार शेयर हो गया। अब पूर्वाधिकार शेयर में किस बात का पूर्वाधिकार है? किस बात का अधिकार दिया है आपने हमें जो इसका नाम पूर्वाधिकार रखा गया है? पूर्वाधिकार अंशों के अंदर आपको 2 अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार तो ये मिलता है कि आपको लाभांश क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा लाभांश, मतलब लाभों में हिस्सा। कि जब भी कंपनी लाभों में हिस्सा देगी, जब भी कंपनी लाभ में देगी तो आपको लाभांश क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा। लाभ में हिस्सा क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा। और दूसरा आता है पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार कि जब भी कंपनी पूंजी लौटाएगी लोगों को वापस तो आपको सबसे पहले कैपिटल क्या कर दी जाएगी? लौटा दी जाएगी। तो लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार मतलब आपको प्रॉफिट सबसे पहले मिलेगा। जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेगी तो आपको सबसे पहले इनवाइट करेंगे कि जी आओ आप प्रॉफिट ले जाओ। और जिस दिन कंपनी अपनी पूंजी वापस उठाएगी, भाई अपनी अपनी पूंजी वापस ले जाओ, कंपनी आज बंद हो रही है, जिसने जितना इतना पैसा लगाया था वापस ले जाओ, तो आपकी पूंजी सबसे पहले लुटाई जाएगी। तो जिन लोगों को ये 2 अधिकार होते हैं उनके अंश क्या बन जाते हैं? पूर्वाधिकार अंश बन जाते हैं। अब आगे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार दिए गए हैं। संचयी, असंचयी, अवशिष्ट भागी, अनावशिष्ट भागी, ये सब क्या है? पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार हैं। ओके, फिर आता है समता अंश। समता अंश का मतलब ऐसा अंश जिस पे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ना लाभांश प्राप्ति का ना पूंजी वापसी का, तो तुम्हारा अंश समता है। बट ये अंश कंपनी के मालिकों के पास रहता है। देखो कोई अधिकार नहीं है मगर फिर भी हम मालिक हैं। क्यों? इनके पास वोटिंग राइट है। कंपनी के जितने भी अधिकार हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज़ करना, ये करना, वो करना, ये सब अधिकार समता वालों के पास है। और जिस आदमी के पास समता अंश है इसका मतलब वो कंपनी का मालिक है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंश मालिकों को नहीं मिलते, या जिसके पास पूर्वाधिकार है वो मालिक नहीं हो सकता। मगर समता अंश वाला क्या हो सकता है? कंपनी का मालिक हो सकता है। तो जिन लोगों के पास पूर्वाधिकार अंश नहीं, समता अंश है, वो कंपनी के मालिक होंगे। उन्हें कोई अधिकार नहीं है बट उन्हें कंपनी को चलाने का, कंपनी में वोट देने का राइट उनके पास है। संचालक मंडल चुनने का अधिकार क्या है? उनके पास है। वो क्या कहलाते हैं? समता अंश कहलाते हैं। ओके, अब आता है डिफरेंस कि समता और पूर्वाधिकार में क्या
अंतर है। तो समता और पूर्वाधिकार का अंतर देखेंगे। समता और पूर्वाधिकार में क्या अंतर है? नंबर 1, लाभांश की दर फिक्स होती है। पूर्वाधिकार में लाभांश की दर क्या होती है? फिक्स होती है, जबकि समता में लाभांश की दर फिक्स नहीं होती। पूर्वाधिकार में पहले बताए थे तुम्हें 6% मिलेगा, तुम्हें 2% मिलेगा, तुम्हें 5% मिलेगा। समता में लाभांश की दर फिक्स नहीं होती, वो तो भविष्य पर निर्भर है, जितना होगा दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। नेक्स्ट, पूर्वाधिकांश परिवर्तनीय हैं, आप उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट समतांश परिवर्तनीय नहीं है। समता हमेशा समता ही रहेगा, इक्विटी हमेशा इक्विटी ही रहेगा। पूर्वाधिकार को लाभांश पहले मिलता है और समता को लाभांश क्या मिलता है? बाद में मिलता है। और पूर्वाधिकार को वोटिंग राइट नहीं है, जबकि इक्विटी को क्या दिया गया है? वोटिंग राइट दिया गया है। तो ये 4 अंतर हैं, आप याद रखेंगे। लाभांश की दर पूर्वाधिकार की फिक्स है, समता की फिक्स नहीं है। पूर्वाधिकार को लाभांश पहले मिलेगा, समता को बाद में मिलेगा। पूर्वाधिकार परिवर्तनीय है, मतलब उन्हें दूसरे शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। समता अपरिवर्तनीय है, वो वैसे ही रहेंगे। और पूर्वाधिकार को वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि इक्विटी को क्या है? वोट देने का अधिकार है। तो आज यहाँ तक पढ़ा, कल इसके बाद टाइप ऑफ कैपिटल और आगे की थ्योरी हम कल देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।